यानी जब आप जाओगे फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर, तो उसमें जो बच्चे जाएंगे और मेडिकल कॉलेज में उनके दाखिले हो जाएंगे और वो फर्स्ट ईयर में जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो जब वो फिजियोलॉजी में जाते हैं तो फिजियोलॉजी में पहला यूनिट जो वो पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है सेल। और उसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसका इट्स कॉल्ड मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। और वो 8 चैप्टर हैं जो सिर्फ मेम्ब्रेन को डील कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बगैर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ बांध के कि आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसकी वजह है क्योंकि जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में और आप जाके वहाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आप देखेंगे चैप्टर्स के चैप्टर्स आपके ऊपर, आपको इसके ऊपर मिलेंगे। यानी जब आप जाओगे फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर, जैसे कल वो MD कैट हुई है ना, तो उसमें कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ के दाखिले होंगे, कुछ के नहीं होंगे, एक बात हो रही। तो उसमें जो बच्चे जाएंगे और मेडिकल कॉलेज में उनके दाखिले हो जाएंगे और वो फर्स्ट ईयर में जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी डील्स विद दी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो जब वो फिजियोलॉजी में जाते हैं तो फिजियोलॉजी में पहला यूनिट जो वो पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है सेल। और उसके 4 या 5 चैप्टर हैं, उसके अंदर 4 या 5 चैप्टर हैं सेल के ऊपर। और उसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसका इट्स कॉल्ड मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। और वो 8 चैप्टर हैं जो सिर्फ मेम्ब्रेन को डील कर रहे हैं। यानी ये मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके इतने फंक्शन हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। मैंने उस दिन फिजियोलॉजी की बुक मंगवाई क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इसके जो है कोई लेक्चर बनाऊँ। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बच्चों को बड़ा ट्रबल करती है, तो फिर अब देखो बनाऊंगा, काम शुरू करूंगा ऐसे। तो फिर अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके 2-3 नाम और भी हैं। आप इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हो, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को आप प्लाज्मा लीमा भी बोलते हो। प्लाज्मा इज फॉर साइटोप्लाज्म, लीमा इज फॉर लेयर, लीमा इज फॉर लेयर। तो आप सेल मेम्ब्रेन बोलें, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें, प्लाज्मा लीमा बोलें, जो भी बोलें, दे ऑल मीन द सेम। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है सेल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मैं हर बच्चे से सवाल पूछता हूँ, आपको सेल में मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगी? जी, कौन बताएगा मुझे? सेल में हमें मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है? यानी कौन से स्ट्रक्चर? अच्छा रुक जाओ, आसानी के लिए मैं पूछ लेता हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर होगा सेल में जिसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी, और कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होगी? हाँ शाबाश, ये कह रही है ऑर्गेनेल्स को ज़रूरत होगी। राइबोसोम और ऑर्गेनेल है, उसके बाद तो मेम्ब्रेन नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया की बात होती है, सही कह रहे हो, मगर सेंट्रियोल की बात तो नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होती है, साइटोस्केलेटन की बात तो नहीं होती। अब क्या करें? तो कोई ना कोई पैरामीटर होगा ना, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा कि यार अगर ये चीज़ है तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और ये चीज़ जैसे खाना कब खाओगे? जब भूख लगेगी। तो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ ना कि यार भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पानी कब पीते हैं? प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है। इस तरीके से सेल में मेम्ब्रेन कहाँ होगी इसका भी एक स्टैंडर्ड तय हुआ हुआ है कि यार ये चीज़ अगर हमें सेल में नज़र आएगी तो मेम्ब्रेन होगी, और ये चीज़ नज़र नहीं आएगी तो मेम्ब्रेन नहीं होगी। वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़? ओए लंबी खामोशी हो गई तो। हाँ भाई, चलो मैं तुम्हें सिनेरियो देता हूँ। चलो हम एक सिनेरियो बात कर लेते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही हैं ऐसे ऐसा, तो तुम देखोगे कुछ दिनों में मार्केट में ऑरेंजेस आने लग जाएंगे, किन्नू जो होते हैं, और बहुत सारे आएंगे। और किन्नू तुम लोग जो मज़े ले लेके खाते हो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा किन्नू प्रोड्यूस करने वाला बोल के, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा किन्नू पाकिस्तान में पैदा होता है। खैर एनीवेज, अब वो जब किन्नू पैदा हो जाएंगे और मार्केट तुम जाओगे और तुम देखोगे बाहर ठेले पे वो ऑरेंज कलर के ज़बरदस्त किन्नू रखे हुए हैं, और तुम्हारा जो है दिल चाहेगा कि तुम किन्नू खाओ, और बोलोगे अपने भाई को जाओ जा किन्नू लेके आओ, या अम्मी बोले भाई को
या बाबा को भाई किन्नू लेते आइएगा, किन्नू लेके आइएगा। अब तुम्हारा जो है भाई गया किन्नू लेने के लिए, और उसने किन्नू वाले को कहा, ऑरेंज वाले को, यार 2 किलो किन्नू तो दो, ऑरेंज जो होते हैं किन्नू वाले ने 2 किलो किन्नू तोले, और उसने कहा भाईजान किन्नू तो मैंने तोल दिया मगर एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे भाई ने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम? उसने कहा मेरे पास थैलियाँ खत्म हो गई। तो तुम्हारा भाई क्या करेगा? वो ऐसे अपना दामन आगे कर देगा, बोलेगा यार इसमें डाल दे, घर मेरा सामने में ले जाता। तो किन्नू दामन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। ठीक हो गया, गिरेंगे नहीं ना। आप उसको ऐसे कर लोगे, दामन में ले लोगे, सेब भी ले सकते हो, किन्नू भी ले सकते हो, आम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा ही। ठीक है, दूसरा सिनेरियो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे घर में मेहमान आ गए और तुमने उनको चाय पिलानी है और तुम्हारे घर में दूध खत्म हो गया है। तुम्हारी अम्मी ने दौड़ाया तुम्हारे भाई को कि जाओ जाके दूध लेके आओ। अब तुम्हारा भाई गया डेयरी वाले की दुकान पे दूध लेने के लिए, उसने दूध मेजर किया, आधा किलो या 1 किलो जितना भी आपको चाहिए था, आधा लीटर 1 लीटर। उसने दूध मेजर करने के बाद बोला भाईजान मसला एक है, मेरे पास थैली खत्म हो गई। तुम्हारा भाई निकल रहा है, डाल दे झोली। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्यों गिर जाएगा? कपड़े के अंदर सुराख होते हैं भाई, इसलिए निकल जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही है ना। इसलिए जब भी दूध लेने जाते हो तो या तो घर से बर्तन लेके जाते हो, या वो थैली में तुम्हें डाल के देता है तो लेके आते हो, अदरवाइज तुम दूध नहीं लेके आ सकते, है ना भाई? ऐसे ही। तो किन्नू लाने के लिए थैली की ज़रूरत नहीं है, वो झोली में आ सकता है, दूध नहीं आ सकता। वजह क्या हो सकती है इसकी? क्योंकि दूध लिक्विड है और लिक्विड्स को बांधने के लिए आपको किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। किन्नू, सेब, मैंगोज जो भी हो, ये सॉलिड हैं। सॉलिड चीज़ों को बांधने के लिए मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आज ये बात जहन में बिठा लो और घुसा लो अपने दिमाग में कि तुम्हें सेल में जहाँ कहीं भी मेम्ब्रेन नज़र आ जाए, ये हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। हमें सेल में जहाँ भी मेम्ब्रेन नज़र आएगी, आंखें बंद करके समझ जाना कि वो किसी लिक्विड को बांध रही है उधर, वो वहाँ पे किसी लिक्विड को बांध रही है। जैसे सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को बांध रही है, दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोप्लाज्म को बांध रही है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड होता है, कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बांध रही होती है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड होता है, कॉल्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को बांध रही होती है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सेल में नज़र आएंगे, आज के बाद जब भी सेल में कहीं मेम्ब्रेन देखा करो, समझ जाया करो कि ये किसी लिक्विड को बांध रहा हो। क्योंकि अगर उसको लिक्विड फॉर्म में वो नहीं होगा तो बांधने की ज़रूरत नहीं होगी। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन क्यों नहीं होती? बिकॉज राइबोसोम आर सॉलिड इन नेचर। जब वो सॉलिड हैं तो मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। सेंट्रियोल को मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती? सॉलिड है। साइटोस्केलेटन को मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती? सॉलिड है। तो जो चीज़ सॉलिड होगी उसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होगी, और जो चीज़ किसी लिक्विड को बांधेगी उसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत होगी। समझ में आ गई बात? तो सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, या आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ, लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। दुनिया में जितने भी सेल हैं उन सबका ही आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। अब देखो, कोई मुझे कह सकता है कि सर वो प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो तो सेल वॉल होती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि वो जो सेल वॉल है वो लिविंग नहीं है, इट्स डेड इन नेचर। जब हम सेल वॉल जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल। जितने भी सेल हैं दुनिया में, ये उनका आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। ठीक हो गया? फिर अगर हम देखें तो इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ, इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल एंड प्रोटोजोअल सेल। एनिमल सेल तो पता है ना तुम्हें, जैसे हमारे सेल है। प्रोटोजोआ वो जो है अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं वगैरह वगैरह। इट इज़ दी सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ, इट इज़ दी सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल्स विथ सेल वॉल। तो वो सेल जिनके पास सेल वॉल है
उनमें ये सेल वॉल के बाद सबसे बाहर होगी, सेकंड नंबर पे होगी। बट जब हम लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग बाउंड्री तो सबसे बाहर वाली यही है, सेल कोई भी हो परवाह नहीं। मगर चूंकि सेल वॉल डेड होती है तो जब हम प्लांट सेल को देखेंगे उसमें सबसे बाहर सेल वॉल होगी, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। फंगल सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होगी, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। बैक्टीरिया में सबसे बाहर उसकी सेल वॉल या कैप्सूल होगा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। इस तरह तो ठीक हो गया। अब ये करती क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज देयर टू प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है उधर, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो भी काम ये करे वो उसका एडिशनल काम है। वो क्या है उसका एडिशनल काम। मिसाल के तौर पे मार्कर का काम क्या है, लिखना, तो उसका प्राइमरी काम लिखना है। अगर मैं यही मार्कर किसी को मारूं जोर से और उसको चोट लगे तो इस मार्कर से चोट लग सकती है, मगर ये मार्कर इस काम के लिए बना नहीं। मार्कर किस काम के लिए बना है, लिखने के लिए। समझ गए हो ना। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। ये साइटोप्लाज्म को बांध के रखती है, तो इट बाइंड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को बाइंड करके बांध के रखती है। इसके अलावा ये कुछ भी करे वो उसका एडिशनल काम, इसके अलावा जो कुछ भी करेगी वो उसका एडिशनल काम होगा। अच्छा, जब साइटोप्लाज्म डिस्कवर हुआ और सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट हुई और लोगों को पता लगा कि सेल एक, पहले लोग समझते थे सेल एक खाली स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बात की थी ना कि वो जो रॉबर्ट हुक था जिसने सेल देखा था उसको सिर्फ सेल वॉल नज़र आए थे, सेल के अंदर की चीज़ें नज़र नहीं आई। बट जब बाद में सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई और लोगों को पता लगा कि नहीं यार, सेल में तो न्यूक्लियस भी होता है, सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, उसको बांधने वाली सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो उसी ज़माने से लोग इस चक्कर में लगे हुए थे कि किसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। मगर पहले हम जरा इसी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर लें, किसी बात कर लें, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से मॉडल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो केमिकली सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल। केमिकली सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, इट्स अ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल। और जब मैं कह रहा हूँ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल है तो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। ज़्यादा क्या होगा, लिपिड या प्रोटीन, प्रोटीन ज़्यादा होंगे। विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसी केमिकल कॉम्पोजिशन देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें होती है, इसमें होते हैं प्रोटीन्स। इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो 70 to 80% प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, यानी प्रोटीन का परसेंटेज इसमें इतना ज़्यादा है, ठीक। फिर प्रोटीन इसमें दो तरह के होते हैं, वो हम बात करेंगे। दोनों कौन से प्रोटीन हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और बेटा दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनके दो नाम और भी होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में तो फिर हम इनकी बात करेंगे कि वो नाम इनके क्या हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में जो चीज़ इनके पास होती है वो होते हैं लिपिड्स, क्योंकि लिपोप्रोटीन है ना। तो लिपिड्स जब हम देखते हैं तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन का 20 to 30% पार्ट जो है वो लिपिड्स का बना हुआ होता है, ठीक। और लिपिड्स यहाँ पर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास मेन जो होते हैं दे आर फॉस्फोलिपिड्स, और ये वही हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने पढ़े थे ना। हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लिपिड। याद आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये मेम्ब्रेन की बात आई तो उनका जिक्र आ गया। और नंबर 2 इनके पास होते हैं कोलेस्ट्रॉल। नंबर 2 इनके पास क्या होता है, इनके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरे नंबर पे क्या होते हैं इनके पास, और कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 5% के आसपास होते हैं। कितने होते हैं बेटे, तकरीबन 5% के आसपास। ये 5 में ज़रा सही लिख दूँ, नज़र ही नहीं आ रहा। तकरीबन 5% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये दो तरह के हो सकते हैं,
मतलब प्लेन कार्बोहाइड्रेट आपको सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलते, या तो ये ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होंगे, और ग्लाइकोलिपिड आपको पता है ना कॉन्जुगेट है लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का, या ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, और ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेट है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आपके इसमें सेल की वो हो गई कॉम्पोजिशन सेल मेम्ब्रेन की, ये थोड़ी सी हमने बात की। अब हम ज़रा देखते हैं कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, कोई सवाल है तो बताएं। डिटेल में पढ़नी है, सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे अगर सेल मेम्ब्रेन सही नहीं पढ़ी होगी भूत बन जाएगी। क्या बोलते हैं? क्योंकि लिविंग है ना, इट कैन हील इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपेयर कर सकती है, अपने ऐसी नई मेम्ब्रेन बना सकती है। सही है, कोई सवाल? इसको मिटा दूं? अब देखो, सबसे पहले तो बात समझो कि जब ये मैं तुमसे बात कर रहा था कि जब, इसको मिटा दूं ना? ओके, अच्छा देखें, अभी थोड़े देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब सेल थ्योरी प्रेजेंट हुई और लोगों को पता लगा कि सेल के अंदर यार सिर्फ सेल वॉल नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं, उसी ज़माने से लोग इस बात को समझने के चक्कर में लगे हुए थे कि सेल मेम्ब्रेन कैसी बनी हुई होती है ना। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने डिफरेंट जो है मॉडल प्रेजेंट किए। उनमें से एक मॉडल जो बाद में हमारे दूसरा मॉडल की बेस बना, उसकी आज हम बात करेंगे, और उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा उसको? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया 1930 में, और ये दो डच साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के दो साइटोलॉजिस्ट से सेल की स्टडी करने वाले थे। उनमें से एक का नाम था डेनिली और एक का नाम था डेवसन। उन दोनों ने प्रेजेंट किया था। तो वॉज प्रेजेंटेड बाय डेनिली एंड डेवसन, इन दोनों ने प्रेजेंट किया। डेनिली और डेवसन ने कहा अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, उन्होंने कहा कि यार ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं। तो दे प्रोपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इन्होंने प्रपोज किया कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये वो याद है ना फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता था, हम उसको ऐसे बनाते थे, याद है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के ये दो लेयर होंगे इस तरह से। तो चूंकि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के दो लेयर थे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? फॉस्फोलिपिड बायलेयर का। किसका नाम दे दिया बेटा? फॉस्फोलिपिड बायलेयर का। अब यहाँ मैंने तुमसे एक सवाल पूछना है और तुम लोग मुझे जवाब दोगे उसको, हैं भाई? दोगे या नहीं दोगे? जवाब दोगे? अबे उस्ताद को जवाब दोगे, तुम्हारी ये मजाल। खैर, अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम फॉस्फोलिपिड पढ़ के आए हो और तुम वाटर की बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। वाई फॉस्फोलिपिड बायलेयर? फॉस्फोलिपिड के दो लेयर क्यों, एक लेयर क्यों? फॉस्फोलिपिड के यहाँ पे लेयर दो क्यों, एक क्यों नहीं? शाबाश। हाँ, नहीं ये तो दोनों। खैर, हाँ भाई, फॉस्फोलिपिड के यहाँ दो लेयर क्यों है, एक लेयर क्यों नहीं है, या तीन लेयर क्यों नहीं है भाई? वो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे हैं। दो अच्छे क्यों हैं, एक अच्छा क्यों नहीं है, तीन अच्छे क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना। एक इतनी बड़ी कैंपेन है, उसका एक मोटो है कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, और जिन लोगों ने उसके पीछे काम किया, बड़ा दिमाग चलाया उन्होंने। तो ऐसे दिन ना कोई एक दिन सो रहा होगा, सो रहा ऐसे उठा, उस दिन यार बना दे स्लोगन इसका, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो बड़ा उन्होंने उस पर सोचा है, बड़ा उस पर काम किया है भाई।
हाँ भाई, बच्चे 2 अच्छे क्यों होते हैं? एक अच्छा क्यों नहीं होता? ये 3 अच्छे क्यों नहीं होते? 3 होते तंग करते, 2 नहीं करेंगे तंग? अब तंग करने के लिए एक भी बहुत है। जी शाबाश, दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस चलाओ। हाँ भाई, बच्चे 2 अच्छे क्यों होते हैं? 3 अच्छे क्यों नहीं होते? 2 एक साथ होंगे, खेल कूद के एक साथ बड़े हो जाएंगे, तो 3 होंगे तो और खेल कूद करेंगे और बड़े हो जाएंगे। और दोनों बेटे होगा तो, या दोनों बेटियां हो गई तो ऐसा होता है भाई। मुझे 2 बच्चे हैं, मुझे दोनों बेटे हैं, बेटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को 2 बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता। ऐसा होता है ना, इसमें क्या बात है? जी फंस गए हैं भाई। अब बच्चे 2 अच्छे इसलिए होते हैं बेटा, इससे आबादी बढ़ती नहीं है। अब तुम बोलोगे भाई आबादी क्यों नहीं बढ़ती? हाँ नहीं, तो क्यों नहीं बढ़ेगी, उसके पीछे साइंस है। देखो तुम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत कर लो, देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत कर लो, कितनी मोहब्बत करो, ये बात तो तय है ना कि जो दुनिया में आया एक ना एक दिन वो दुनिया से जाएगा। अल्लाह मियां ने कुरान पाक में फैसला कर दिया है, जो जिंदा है उसको मौत का जायका चखना है। सही है, सही। तो अब जो दुनिया में एक ना एक दिन तो उसने मरना है ना, तो हम अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत कर लें, एक ना एक दिन तो वो दुनिया से जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक ना एक दिन 2 जाएंगे। तो अगर बच्चे 2 होंगे तो 2 पेरेंट्स, एक हस्बैंड एक वाइफ, अगर उनके 2 बच्चे होंगे तो वो दुनिया में अपनी रिप्लेसमेंट छोड़ के चले जाएंगे। यानी 2 लोग दुनिया से गए और पीछे 2 लोग छोड़ के चले गए, जिससे क्या होगा? आबादी बढ़ेगी नहीं। क्या मतलब? आसान जबान में, एक जगह एक शहर में 100 लोग रहते थे, ठीक है? 1 साल में वहाँ पर 6 लोग पैदा हुए, 6 लोग मर गए, पॉपुलेशन कितनी रह गई? तो एक हस्बैंड और एक वाइफ 2 इंडिविजुअल थे। जब वो दोनों दुनिया से गए और रिप्लेसमेंट में 2 बच्चे छोड़ के गए, तो उन्होंने आबादी बढ़ाई नहीं, वो अपनी रिप्लेसमेंट छोड़ के चले गए। ठीक है, इमेजिन करो कि एक आदमी है, उसके 8 बच्चे हैं, एक आदमी उसके 8 बच्चे हैं, जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ होता है। तो जब वो 2 मियाँ और बीवी दुनिया से जाएंगे तो वो 6 लोग बढ़ा के चले जाएंगे। ऐसे होगा ना, ऐसे हो। तो इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उससे पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है, पॉपुलेशन एक लेवल पे स्टैटिक हो जाती है, बढ़ती नहीं उससे ज़्यादा। खैर एनीवेज, अच्छा अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पानी। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या होता है? पानी। अब तुम याद करो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम वाटर पढ़ रहे थे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, याद आ रहा है? और हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या थी? हमने बात की थी कि अगर हम ऑयल को पानी में डाल देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो जो ऑयल है उसके सारे कतरे एक दूसरे के नज़दीक आके एक साथ और जमा हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर पानी के कितने लेवल हैं? यहाँ पर पानी के कितने लेयर हैं? 2, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। और फॉस्फोलिपिड क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो जब ये 2 वाटर के लेवल्स पे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन करेंगे तो एक लेयर ऐसे बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? नहीं बात समझ में? बात समझ में आई है? नहीं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है कि ये हमारे पास पानी का एक गिलास है, हम ऊपर से देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर बहुत सारे तेल के कतरे इस तरह से डाल दिए। अब हमें पता है तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, तो अगर मैं कुछ टाइम के बाद देखूंगा, कुछ घंटों के बाद, तो मैं क्या देखूंगा? ये जितने भी पानी के कतरे अलग अलग मौजूद थे, ये सारे एक साथ जमा होकर एक बड़ा पानी का और लिपिड का एक ड्रॉपलेट बना लेंगे। यानी जब आप लिपिड्स को पोलर जगहों पर डालते हो तो वो एक दूसरे के साथ आने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब यहाँ पर भी तो देखो लिक्विड है ना, पानी है, और पानी के कितने यहाँ पर लेवल नहीं है? पानी 2 जगह पर, सेल के बाहर अलग है और सेल के अंदर अलग है। अब मैंने यहाँ पर 2 जगह पे पानी के अंदर वो डाल दिए क्या? फॉस्फोलिपिड, जो लिपिड मॉलिक्यूल है। तो इसमें इन्होंने हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की, ये एक साथ खड़े हो गए। इसमें इन्होंने हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की, एक साथ खड़े हो गए, तो ये बाइलेयर फॉर्म में अरेंज हो गए। अभी बात समझ में नहीं? पक्की बात है? बात समझ में आ गई? तो ये लिपिड की 2 लेयर क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड के 2 लेवल हैं।
अगर यहाँ फ्लूइड के 3 लेवल होते तो 3 लेयर बन जाते, 4 लेवल होते तो 4 लेयर बन जाते, एक लेयर होती तो एक लेयर बनती। अभी समझिए, ठीक है। तो डेनली और डेवसन ने, जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, उन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रोटीन की एक लेयर इस फॉस्फोलिपिड के बाहर होती है इस तरह से, इस फॉस्फोलिपिड के बाहर होती है इस तरह से, और प्रोटीन की एक लेयर इस फॉस्फोलिपिड के अंदर होती है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और ये एक प्रोटीन का लेयर है, और ये एक और प्रोटीन का लेयर है। अब आप लोग बात समझ रहे हो? अब देखो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे ये ऊपर डबल रोटी, नीचे डबल रोटी और बीच में कबाब, ऐसे लग रहा है ना। और ये ऐसा लग नहीं रहा सिर्फ क्योंकि इसकी शेप सैंडविच की तरह की शेप थी, इसलिए इसका जो नाम मशहूर हो गया, इट इज़ कॉल्ड सैंडविच मॉडल। इसका नाम मशहूर क्या हो गया? इसका नाम मशहूर हो गया सैंडविच मॉडल। क्योंकि सैंडविच मॉडल क्यों मशहूर हो गया? क्योंकि इट लुक्स लाइक ए सैंडविच, यानी ऊपर एक डबल रोटी एक ऊपर है, एक डबल रोटी नीचे है, बीच में कबाब है। तो चूंकि ये सैंडविच की तरह दिख रहा है इसलिए इसका नाम क्या मशहूर हो गया बेटा? सैंडविच मॉडल। अच्छा, अब 30-40 साल तक लोग इस मॉडल को कुछ कम कुछ ज़्यादा सही मानते रहे, मगर बहुत सारे सवालों के जवाब हमें ये मॉडल नहीं देता था। तो हमें ये बात इमीडिएटली समझ में आ गई थी कि मॉडल सही नहीं है। इस मॉडल को सही किया 1969 में दो बहुत ज़बरदस्त साइंस बायोकेमिस्ट थे। उनमें से एक का नाम था फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। क्या नाम था उसका? निकोलसन। इन दोनों ने 1969 में सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रेजेंट किया जो आज तक सही माना जाता है। यानी तकरीबन 73-74 साल गुजरने के बाद, नहीं 50 साल गुजरे, 73-74 साल तो नहीं, तकरीबन 52-53 साल गुजरने के बाद भी वो मॉडल सही माना जा रहा है। और उसको हम नाम देते हैं सेंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। क्या बोलते हैं उसको? सेंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या उसको आम जबान में कहा जाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है, उसमें उन्होंने क्या क्या चेंज किया, कैसे हुआ, वो भी इंशाल्लाह कल बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम खत्म हो रहा है तो शुरू करेंगे, मज़ा नहीं आया। तो कल मैं आपको पूरा बताऊंगा कि उन्होंने इसको गलत नहीं कहा, उन्होंने इसी मॉडल को यानी सैंडविच मॉडल को सेंगर और निकोलसन ने मॉडिफाई कर दिया। और वो कैसे मॉडिफाई किया वो कल बात करें, ठीक है बेटा? कोई सवाल बेटा? कोई सवाल? कोई भी सवाल नहीं है? ठीक हो गया। तो बस कल फिर इंशाल्लाह बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।